नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बाथरूम में गिरने से गृह मंत्री अनिल विज की थाई में फ्रैक्चर। अनिल विज से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम खट्टर। खेती के तरीके बदलने से पैदा होंगे नए रोजगार के अवसर। केंद्रीय मंत्री ने किसानों से जताई बदलाव के साथ खेती की उम्मीद। हरियाणा में महामारी का कहर, संक्रमितों की संख्या 5000 के पार। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज कल नहाते समय फिसलकर बाथरूम में गिर गए। इस दौरान उनकी थाई में फ्रैक्चर आ गया। उन्हें मोहाली के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शाम के समय सीएम मनोहर लाल खट्टर उनसे मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना। बता दें कि अनिल विज अपने निवास पर थे और लोगों से मिलने के बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में चले गए। इस दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वो गिर गए। इसके बाद उन्हें उनके कमरे में लाया गया। हड्डियों के डॉक्टर को घर पर बुलाया गया। डॉक्टर ने उनकी हालत देखकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा और जहां से उनका एक्सरे करने के बाद मैक्स हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। हरियाणा में महामारी का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में संक्रमण का आंकड़ा 5000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में मंगलवार को महामारी के 355 नए मामले सामने आए थे, जिनके साथ संक्रमितों की संख्या 5209 तक पहुंच गई है। हरियाणा में महामारी के एक्टिव मरीज 3357 हैं, जबकि अभी तक 1807 लोग ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में 6 और मरीजों की महामारी से मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश में वायरस के कुल मामलों की संख्या जहां 5209 पर पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मानना है कि हरियाणा और पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्यों में एग्रीकल्चर का पावर और एनर्जी सेक्टर में विविधीकरण किसानों की दिशा व दशा बदल सकता है। उन्होंने दोनों राज्यों के किसानों से न केवल बदलाव के साथ खेती करने की उम्मीद जताई है, बल्कि किसानों को इस विविधीकरण से उत्पन्न होने वाले नए रोजगारों और अतिरिक्त आय के अवसरों की संभावनाओं से भी अवगत कराया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार ने हरियाणा और पंजाब के किसानों के लिए भविष्य में कृषि आधारित महत्वपूर्ण संभावना पर जोर दिया है। फूड ग्रेन का सरप्लस एक गंभीर समस्या है, जबकि हरियाणा और पंजाब कृषि मामलों में सबसे समृद्ध राज्य माने जाते हैं। ऐसे में यहाँ किसानों को फसल विविधीकरण के साथ साथ कृषि विविधीकरण के बारे में भी सोचना होगा। ऐसा संभव हुआ तो इन दोनों राज्यों के किसान न केवल और ज्यादा समृद्ध बनेंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। बीते कल अंबाला के स्वास्थ्य विभाग में सारा दिन अफरा तफरी का माहौल नजर आया। दरअसल विभाग की टीम एक संक्रमित रोगी की तलाश कर रही थी, जिसे कड़ी मुशक्कत के बाद सफलता मिली। पीड़ित एक दुकान में काम करता है। पीड़ित ने पहले विभाग से संपर्क किया था, लेकिन बाद में डर के कारण मोबाइल को बंद कर दिया और गायब हो गया। लेकिन विभाग ने आखिर उसे ढूंढ ही लिया। इसको हमारे हेल्थ वर्कर जो है सुबह से ढूंढ रहे हैं और हमारे मीडिया कर्मियों ने बड़ा सहयोग दिया इन दोनों ने। तो बड़ी मुश्किल से उसके बाद इसके जींद में भी कांटेक्ट ढूंढे, जींद से इसका एड्रेस लेके फिर इसने अपना फोन ऑन करा और उसके बाद हम बड़ी मुश्किल से इसके घर को ढूंढ पाए हैं। फरीदाबाद के सबसे बड़े सिविल अस्पताल बादशाह खान में अचानक एक सांप के आने से अफरा तफरी मच गई। सिविल अस्पताल में अलग से बनाई गई कोविड-19 ओपीडी में सांप दिखाई देने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया और सैनिटाइज करने के कर्मचारी ने फौरन इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को दी। जानकारी के मुताबिक हालांकि इसकी सूचना वाइल्ड लाइफ अधिकारियों को फोन पर देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और तब तक विलुप्त होता दुर्लभ प्रजाति का सांप मौके से नदारद हो गया। हरियाणा में महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और इसी के तहत हरियाणा के करनाल में भी पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। करनाल में स्थिति बेकाबू होती नजर आ रही है। इसी के चलते करनाल में 8 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद करनाल में महामारी के कुल केस 116 को पार कर गए हैं। जहां महामारी संकट और लॉकडाउन में लोगों को खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं, वहीं लोगों पर बिजली विभाग द्वारा भी मार पड़ रही है। दरअसल करनाल के नेवल में एक घर का बिल पिछले महीने 1 लाख रुपए आया और इस बार का बिल 3 लाख रुपए आया। बिल को देखते हुए परिवार के होश उड़ गए। वहीं घर के सदस्यों का कहना है कि वे बिजली बोर्ड के दफ्तर के चक्कर काट काट कर थक गए हैं, पर अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। अब देखना ये होगा कि बिजली विभाग की तरफ से की गई ये लापरवाही कब ठीक होती है और कब इस परिवार को राहत मिलती है। ये लगभग पूरे बिजली निगम में मतलब हर जगह काफी सारी दिक्कतें हैं जब से ये काम जो वहाँ गया हमारा बैक ऑफिस में, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ काम
का तरीका बनाते हैं, लेकिन ठीक वहीं से होता तो क्या सही नहीं लेते रीडिंग, है वो क्या करते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, क्या कमी है? वो ऐसे हैं जी कि उनको जैसे मैंने रीडिंग पे लगाया और मैंने अपनी जगह अपना भतीजा भेज दिया, पोता भेज दिया, इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं। रीडिंग और बिल भी ऐसे ही है, बिल भी नहीं मिलते लोगों को। लेकिन हमारे पूरे ऑफिस में एक भी आदमी ऐसा नहीं है, सब जिम्मेदार ईमानदार आदमी है और हम टेक्निकल लोगों से काम तो आप तो अधिकारी हैं, आप ऊपर क्यों नहीं लिख के देते आला अधिकारियों को कि ये परेशानी आ रही है? जो मीटिंग रीडिंग लेने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं नासमझ हैं या लापरवाही करते हैं? लिखते हैं जी, मतलब हम अपने अधिकारियों को भी लिख रहे, उस कंपनी को भी लिख रहे, हम ऊपर भी बता रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम हमें आ रही है। हर एक दफ्तर में इसी तरह से झुरमुट लगे हुए हैं। रतिया में किसान संघर्ष समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में किसानों के समक्ष आ रही परेशानियों पर चर्चा की गई। साथ ही भूना शुगर मिल को चालू करने, रतिया इलाके के आसपास से गुजर रही घग्गर नदी की सफाई करवाने तथा लॉकडाउन के दौरान बंद पड़ी दुकानों के बिजली बिल माफ करवाने पर चर्चा की गई। किसान नेताओं ने कहा है कि रतिया के दौरे के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भूना शुगर मिल निजी संपत्ति है और वे ही इसे चला सकते हैं, मगर किसान संघर्ष समिति इस मिल को चलाने के लिए कोई भी लड़ाई लड़ने को तैयार है। साथ ही घग्गर नदी की सफाई को लेकर किसान संघर्ष समिति लगातार मुद्दा उठाती आ रही है। आगे भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम किया जाएगा ताकि रतिया इलाका वासियों को घग्गर नदी से उठने वाली दुर्गंध और दूषित पानी से छुटकारा मिल सके। ये जो कल सीएम साहब आए थे किसानों से रूबरू होने के लिए, मगर वो किसानों से रूबरू नहीं हुए बल्कि उन्होंने अपने कुछ नेताओं को बुलाया था। किसानों के कुछ सवाल थे जो पानी के मुद्दे पे चर्चा करना चाहते थे। पानी बचाना किसान की भी चिंता है, मगर भूना शुगर मिल चलानी चाहिए थी, मगर खट्टर साहब कल जवाब देंगे हम भूना शुगर मिल नहीं चलाएंगे। हमारी किसान संघर्ष समिति भूना शुगर मिल को चलवाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ेगी और घग्गर नदी को साफ करने की भी एक लड़ाई लड़ी जाएगी। और दूसरा, लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद रही हैं, 3 महीने दुकानों का जो घरेलू बिजली बिल है वो सरकार को माफ़ करना चाहिए, क्योंकि कोई कामकाज नहीं चला और दुकानें बंद थी। बंद का बिल आ रहा है, हज़ारों रुपए दुकानों का बिल आ रहा है, वो बिल दुकानदार दे नहीं सकते, तो पहले मंदी का दौर है। वो 3 महीनों का हम बिजली बिल माफ़ करने की मांग करेंगे। आज का हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि हम किसानों को ये अपील करना चाहते हैं कि आप कल सीएम साहब के दौरे से पता चल गया अभी किसानों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ जुमले हैं इनके पास, इसलिए हमें संघर्षों का रास्ता बनाना पड़ेगा। हर गांव के अंदर हम कमेटी बनाने के लिए आ रहे हैं। बड़ा किसान आंदोलन हम संपूर्ण कर्जा मुक्ति और फसलों के लाभकारी दाम और खरीद की गारंटी की लड़ाई को हम शुरू करेंगे और किसान को कर्ज मुक्त करने की सबसे बड़ी लड़ाई किसान संघर्ष समिति शुरू करने जा रही है। हर गाँव में हम कमेटियाँ बनाने के लिए आ रहे हैं। इसी मकसद से आज का संदेश हम देना चाहते हैं। कबूतरबाजों पर हरियाणा सरकार सख्त होती नजर आ रही है। डोंकी लगातार लोगों को विदेश भेजने के नाम पर लूटने वालों पर लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से कबूतरबाजों को पकड़ने के लिए जो एसआईटी बनाई गई है उसकी हेड करनाल रेंज की आईजी भारती अरोड़ा को बनाया गया है। कबूतरबाजों को पकड़ने के लिए धरपकड़ लगातार जारी है। बता दें कि अब तक कबूतरबाजों पर 139 एफआईआर पूरे हरियाणा में दर्ज हो चुकी है, जिनमें 11 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 39 एफआईआर रजिस्टर हो चुकी हैं, 11 ऐसे एजेंट्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 10 लाख से ज़्यादा की रिकवरी हुई है। एक गाड़ी भी रिकवर हुई है। इसके अलावा लगातार हमारे पर अभी भी युवा हमारे साथ आ रहे हैं, रोज़ कंप्लेंट्स लेके आ रहे हैं कि किस तरह उनको गलत तरीके से भेजने की कोशिश की गई। कुछ लोगों को वियतनाम में ही रोक दिया, कुछ लोग यूएस तक गए, वहाँ से जंगलों से कितने अमानवीय तरीके से उनको लेके जाया गया और डराया गया, धमकाया गया, भूखे प्यासे की बहुत मुश्किल से उन्होंने उस तक पहुँचे। कई महीनों तक जेलों में भी रहे हैं, उसके बाद डिपोर्ट कर दिया गया उनको। भवानीगढ़ शहर में प्राप्त बिजली की आपूर्ति नहीं होने से शहरवासियों में रोष है। शहर में समय पर बिजली की कोई सुविधा नहीं होने से स्थानीय निवासियों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या की शिकायतें वह कई बार विभाग को शिकायत पत्रों के माध्यम से भी दे चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं होने से उनमें रोष है। इसी के तहत शहरवासियों ने स्थानीय बिजली घर में इकट्ठा होकर विभागीय कर्मचारियों को ज्ञापन सौंपा और समस्या के समाधान की गुहार लगाई। तो वहीं बिजली विभाग के सीए नवीन शर्मा ने शिकायत पत्र को जल्दी उच्च अधिकारियों से अवगत करा इस समस्या का समाधान करवाने का भरोसा दिया है। लाइट की समस्या है, एसडीओ साहब से बात करके जल्दी ठीक करवा दी जाएगी। हो पाएगा सर उच्च अधिकारियों से बात करी जाएगी, उसके बारे में बाद ही बताया जाएगा आपको। समस्या सर लाइट की है। हम लोग यहीं बुआनी खेड़ा के खेतों से हैं हम लोग सारे, और कई दिनों से ये समस्या चल रही है। दिन में तो बिल्कुल आती ही नहीं है, रात को 12 बजे लाइट देते हैं और वो भी सुबह 4:30 बजे काट लेते हैं। तो आप ये बताइए कि 4 घंटे 4.5 घंटे का क्या मतलब है लाइट देने का? ना उसमें कोई पानी की सुविधा हो पाती है, ना कोई
और सुविधा हो पाती है सोने वगैरह की। काफ़ी दिनों से हम लोग परेशान हैं और पीछे 6 महीने पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे रिपोर्ट करी थी, तब उन्होंने ये कहा था कि आपका 1 महीने में समाधान हो जाएगा, लेकिन कोई समाधान नहीं किया। आज जब हम आए तो एसडीओ भी ऑफिस में नहीं मिला। ये क्या बात है कि जब हम आते हैं तभी नहीं मिलता हमें एसडीओ, तो हमारी सुनवाई कौन करेगा ये बताइए। भगत सिंह विचारधारा सेवा दल व इमरजेंसी ब्लड हेल्पलाइन सोसाइटी के सहयोग से 13वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर एसएमओ ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एसएमओ द्वारा रक्तदाताओं को बैच लगाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। फिलहाल हरियाणा न्यूज पे इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।